सो ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसको थोड़ा समझते हैं. सो आई थिंक दिस ऑल्सो वी सॉ लास्ट टाइम, डिड वी? नहीं. हाँ. So wave transport energy when they propagate through a medium. Waves do not transfer matter. They only transfer energy. Wave में क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है, वही आपको सुनाई दे रहा है. दैट इज मेकिंग योर ईयर डम्स वाइब्रेट. द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन वन वेवलेंथ. अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखोगे वेव्स की, तो आपको थोड़ा इंटरवल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, किस इंटरवल में आप कैलकुलेट कर रहे हो वेव की जो काइनेटिक एनर्जी है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ के इंटरवल में वेव की कितनी एनर्जी है. तो वेव में दो तरह की एनर्जी है. एक तो है काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स. ये जो पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो वेलोसिटी है, उनमें मास है, तो उस वजह से काइनेटिक एनर्जी है. और एक है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वेव जो है वो इलास्टिक की बनी हुई है, इलास्टिक स्ट्रिंग पे ट्रैवल कर रही है वेव. तो जब इसमें मूवमेंट आ रहा है तो इस ये ना इलास्टिक, जो इलास्टिक है वो एक्सपैंड हो गई है, स्ट्रेच हो गई है. अगर इसका एम्पलीट्यूड कम है तो कम स्ट्रेच है, अगर मैंने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया ज़्यादा स्ट्रेच हो गई ना. तो इसकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस वेव. गिटार की एक स्ट्रिंग पे जब आप वेव क्रिएट करते हो वो इलास्टिक, उसमें ना एक्सपेंशन होता है, स्ट्रेन आता है एक. सो ये स्ट्रेन आपको दिख रहा है, इसकी लेंथ चेंज हो गई है, एक्सटेंड हो गई है. सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द केस ऑफ वेव. तो इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं. अभी हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे, इसका डेरिवेशन बहुत कैलकुलस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. पहले ना आप ये समझ लो, फिर चैप्टर के एंड में हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेंगे. ओके, ठीक है. ये फॉर्मूला है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स इन वन वेवलेंथ. एक वेवलेंथ के इंटरवल में जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, उसका ये फॉर्मूला है. 1/4 म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. म्यू का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ. लैम्डा इज द वेवलेंथ, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए इज द एम्पलीट्यूड. ठीक है. ये एक वेवलेंथ में इतनी काइनेटिक होती है. सेम एक वेवलेंथ में पोटेंशियल भी इतनी होती है सेम. तो टोटल एनर्जी हो जाएगी सम ऑफ दीज टू. सो थोड़ा लिख ले इसे. ये जो सपोज मेटल की स्ट्रिंग पे वेव ट्रैवल कर रही है ना, उसको अगर मैंने खींचा उसको तो स्ट्रेन आता है ना, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, इट इज दैट पोटेंशियल एनर्जी. So let us write this down, this formula. So, टेंशन इज ह्यूज. लाइक टेंशन ना, आप जब गिटार की स्ट्रिंग को एडजस्ट करते हो तब उसमें टेंशन आ जाता है काफ़ी. उसके बाद आप उसको एक्सटेंड करते हो, तो आप जो सोच रहे हो ना कि वेव की एम्पलीट्यूड देने से भी टेंशन बढ़ेगा, उसका ना बहुत मिनिमल फर्क पड़ता है. ऑलरेडी स्ट्रिंग जो है ना काफ़ी टेंशन में रहती है. देखो टेंशन तो आपने गिटार की स्ट्रिंग को एक्सटेंड कर दिया, टेंशन आ गया. अब आप उसको थोड़ा सा प्लग करो, उससे टेंशन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. थोड़ा सा पड़ता है बट वी डोंट कंसिडर दैट. ओके. पूरा वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा. अगर ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे एक हार्मोनिक, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो, उसमें टोटल मैक्स काइनेटिक क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर. और टोटल पोटेंशियल क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर, है ना, सेम होता है ना दोनों. क्या होता है कि ना पोटेंशियल और काइनेटिक का एक्सचेंज होता है एक्चुअली में, मतलब इक्वल होते हैं दोनों ऑन एन एवरेज. हाँ एनर्जी ट्रांसफर होती है. एनर्जी ट्रांसफर. तो सर अगर मैं वेव से इसको ऐसा मूव करूँ तो यहाँ पे तो मास और मैटर ट्रांसफर होती है. हाँ तो ज़रूरी नहीं है कि
मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, हो सकता है, हो भी सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। अभी रिवर का पानी बह रहा है, उसमें एक मछली है, वो कुछ साउंड निकालती है, तो मूविंग वाटर में भी वेव हो सकती है ना, बट इट्स नॉट नेसेसरी। चलो आगे बढ़े। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, इसमें ना आपको एक चीज याद रखना है कि जो वेव की एनर्जी है ना, बाकी चीज आप थोड़ा फर्स्ट रीडिंग के लिए बोल सकते हो, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी 10 है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल सेम होते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी 20 हो जाएगा। ठीक है, पावर। अब ना ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। वी आर ऑफन नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट द एनर्जी, वी आर इंटरेस्टेड इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, जैसे कितनी एनर्जी मेरे कान को स्ट्राइक कर रही है पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, उसे पावर बोलते हैं। जैसे आप अगर कोई स्पीकर का देखोगे, स्पीकर का पावर होता है ना, 10 वॉट का स्पीकर है, 20 वॉट, 40 वॉट का स्पीकर है, वॉट में होता है ना। सो कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम वो जनरेट कर रहा है। सो पावर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पावर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा एक टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी है। सो ये एक वेवलेंथ की जितनी एनर्जी एक टाइम पीरियड में इतनी एनर्जी होती है अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे आपका ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को अभी आपको कैसे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है आपको याद रखनी है, पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने से पावर क्यों बढ़ता है? क्योंकि रेट ज़्यादा रेट से हिट होता है ना। अगर पानी बहुत ज़्यादा रेट से बह रहा है ना, तो ज़्यादा एनर्जी पास हो रही है ना पर यूनिट टाइम, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एम्पलीट्यूड डबल करने से पावर या एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग पावर का। ठीक है, अभी इस पे ना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लिख लो। डेफिनेशन लिखना। हाँ हाँ लिखना है। So power is proportional to velocity, square of amplitude and square of frequency. So अभी आप इसके डेरिवेशन पे फोकस मत करो, इसका डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है। थोड़ा ना जेई के सिलेबस के बाहर चला जाता है, बट मैं ना लास्ट में आपको बताऊंगा इसका डेरिवेशन।
चलो आखिरी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलो या फाइनल जो फॉर्मूला है वो है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। सो इंटेंसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। व्हाट आया, देखो सपोज ना मेरे पास एक एम्पलीफायर है, उस एम्पलीफायर का पावर रेटिंग है 40 वॉट। इसका मतलब वो 40 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है। वो एनर्जी स्पेस में स्प्रेड हो रही है। सो अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो एक स्फीयर मैंने ड्रॉ किया, इन 1 सेकेंड ये स्फीयर से कितनी एनर्जी पास हो रही है टोटली? 1 सेकेंड में नहीं, टोटल एनर्जी ये 40 जूल्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये स्फीयर से टोटली कितनी पास हो रही है? 40 जूल्स पर सेकेंड, है ना। एक्यूमुलेट नहीं हो सकती ना एनर्जी, यहाँ से निकल रही है 40 जूल्स पर सेकेंड, तो इसके थ्रू 40 जूल्स पर सेकेंड पास हो रही है। अगर मैं एक बड़ा स्फीयर बनाऊं, इसके थ्रू टोटल स्फीयर के थ्रू कितने रेट से एनर्जी पास हो रही है? 40 जूल्स पर सेकेंड, क्योंकि एनर्जी एक्यूमुलेट तो हो नहीं सकती। यहाँ से 40 जूल्स पर सेकेंड निकाल रही है, 40 जूल्स पर सेकेंड। सो इस स्फीयर के थ्रू पावर कितना है? 40 जूल्स पर सेकेंड, इसके थ्रू 40 जूल्स पर सेकेंड। सो साउंड इंटेंस ज़्यादा कहाँ होगी? पास में कि दूर में? पास में, ठीक है। साउंड पास में ज़्यादा इंटेंस क्यों होती है? क्योंकि अगर मैंने एक आपका सपोज ये ईयर है, आपके ईयर का जो एरिया है 1 यूनिट है, ठीक है। तो आपके ईयर के थ्रू कितनी एनर्जी पास हो रही है? ये इतने रीजन में जो है। और अगर वही ईयर आपका दूर है तो कम एनर्जी पास होगी, एंगल सबटेंडेड कम हो गया ना। सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड मोस्टली इन इज नॉट द पावर, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर ये यूनिट एरिया है, दिस इज सपोज यूनिट एरिया, आई कैन आस्क कि ये इस एरिया के थ्रू कितनी एनर्जी पास हो रही है, इसके थ्रू आई कैन टेक इट वेरी फार ऑल्सो, इसके थ्रू कितनी एनर्जी पास हो रही है, इसके थ्रू कितनी पास हो रही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। समझ गए? डिड इट मेक सेंस? तो इसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे, सो करेंटली वी आर स्टडीइंग द पावर ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग। तो म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। अगर इसका लेंथ L है, इसका एरिया A है, तो म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? वहाँ से 1/2 मास पर यूनिट लेंथ V A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एरिया है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया? हाफ मास पर यूनिट वॉल्यूम विच इज डेंसिटी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तीनों में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। तो आपको ये कैसे याद रखना है? आपको ना प्रोपोर्शनैलिटी याद रखनी है। ओ थोड़ा सा ध्यान देना है, एरिया भी ए है और एम्पलीट्यूड भी ए है, ओके। सो लेट मी कॉल इट स्मॉल ए। So we can say intensity is proportional to amplitude of square. सबसे important fact, किसी भी वेव की इंटेंसिटी ना एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ध्यान दो, आप लोग सुन रहे हो? इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। चलो इसको लिख लें।
एम्पलीट्यूड स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी स्क्वायर और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. So forget about this formula, all this half, rho. Just remember these three facts. Intensity proportional, इसको ना आपको हमेशा याद रखना है. Like this idea will come again and again. Light में आएगा, sound में आएगा. Intensity is proportional to amplitude square. सबसे important fact. Intensity proportional to velocity of the wave. Intensity is proportional to frequency का square. These three facts. डेंसिटी एयर वाटर और सॉलिड में अलग अलग होती है, इसलिए हमें वॉल आऊँगा सर. अब नेक्स्ट डिस्कशन थोड़ा सटल है वो सर. वॉल्स में शायद जल्दी होती है ना. करते हैं एक एक करके ना आपसे ही पूछूंगा मैं, ठीक है. पहले आप ना ये समझ लो. मुझे नहीं पता ऐसा. So if the medium remains the same, density and velocity is a constant. इसको स्पेसिफाई करने से पहले मैं एक दो फैक्ट्स डिस्कस कर लेता हूँ आपसे. ठीक है, आगे बढ़े. हाँ, it will give you a good understanding. Why power per unit area is such an important quantity? ओके, चलो अब एक आखिरी चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर.
चलो ओके। अब लाइट का बेसिक कुछ बिहेवियर आपको पता है। लाइट भी एक वेव होती है। जैसे ये एयर है, ग्लास है, लाइट की स्पीड ज़्यादा कहाँ होती है? एयर में, ठीक है। जैसे लाइट इस तरह से आती है, इस तरह से जाती है, लाइट की स्पीड यहाँ होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेटर से इस पर्टिकुलर ग्लास में इसकी स्पीड है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट के अलग अलग कलर की स्पीड अलग अलग होती है कि सेम होती है? सेम होती है, ठीक है। अगर मैं जोर से चिल्लाऊं तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी? नहीं, ठीक है। साउंड की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ अ वेव is medium dependent. Does it depend on the source? सोर्स पे डिपेंड करती है। मैं जोर से, अगर सोर्स, आई एम द सोर्स ऑफ, मैं जोर से चिल्लाऊं तो साउंड फास्ट जाएगी? नहीं, इट इज सोर्स इंडिपेंडेंट। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम but it doesn't depend on the source. Okay, is this clear? Speed of a wave. Whereas if you look at frequency, अगर एक साउंड है या एक लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज यहाँ पे है 10⁻10 हर्ट्ज, तो यहाँ भी उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻10 हर्ट्ज ही रहेगी। So the source, if I am the source of the sound, I can change my frequency. उसे पिच बोलते हैं। पिच सारे गामा पधनी सब पता है, पिच बढ़ता जाता है, ऑक्टेव हायर, ठीक है। पिच हाई फ्रीक्वेंसी, लो, यू कैन डिस्टिंग्विश। विसल की फ्रीक्वेंसी लो हाई रहती है बहुत ज़्यादा, विसल की फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, हॉर्न की फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो। समझ में आ गया? सो वी विल से फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव ऑन द अदर हैंड is medium independent. It doesn't depend on the medium, it depends on the source dependent. So this is a very important property of a wave, these two properties. Wavelength will adjust accordingly. साउंड में थोड़ा सा कॉन्ट्ररी होता है। साउंड सॉलिड में फास्ट जाती है कि गैस में? सॉलिड में। सॉलिड में क्या है, वाइब्रेशंस इजीली ट्रांसमिट होते हैं। सो वाटर में साउंड की स्पीड जैसे 1000 के ऊपर होती है। ओके, समझ में आ रहा है? साउंड ट्रैवल्स मच फास्टर इन सॉलिड। ओके, चलो इसको लिख। हाँ, तो एयर वेलोसिटी कम होती है साउंड की, एयर में काफ़ी कम होती है। तो फिर ज़्यादा होना चाहिए एयर में, सॉलिड। सर स्टीम में स्पीड इंटेंसिटी तो सोर्स पे भी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स उसका रिलेशन है ना। वो ओमेगा भी आता है, एम्पलीट्यूड भी आता है उसमें। बिकॉज वहाँ पे डेंसिटी कम है, सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्या पूछ रहा था कि इंटेंसिटी हवा में कम। इंटेंसिटी? अब पहले स्पीड समझ लो ना। इंटेंसिटी का रिलेशन कॉम्प्लेक्स होता है बहुत। और अभी ना जो साउंड वेव जिसकी आप बात कर रहे हो, वो थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे उसकी इंटेंसिटी। उसके फॉर्मूला थोड़े अलग है। ये ना ये वेव ऑन अ स्ट्रिंग के फॉर्मूला। लॉन्गिट्यूडनल का ना फॉर्मूला साउंड का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा बस। हाँ, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे नहीं।
सुमित सर फ्रीक्वेंसी ना मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी बेसिकली मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती है। हो गया बस, ये याद रहेगा ना। चल आगे बढ़े। ओके चलो, सो थोड़े से प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव्स, मतलब रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। या एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या है? या एंड फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2, सो 1:2 स्क्वायर 1:2 स्क्वायर। उसकी जरूरत नहीं है, ए इज सम कांस्टेंट, के डजंट डिपेंड ऑन के। इंटेंसिटी बस एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द वेवलेंथ। ठीक है, स्पीड सेम है इसीलिए स्पीड का रेशियो नहीं लिया है आपने। देखो इंटेंसिटी ना ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। यहाँ पे सेम मीडियम है, सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही है 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ये रहा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। वेव ट्रेन, दीज आर कॉल्ड वेव ट्रेन्स। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या है इन दोनों के? 2:1। और फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है? 1:2। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1। देखो इसका टाइम पीरियड कैसे रीड करते हैं, एक पल्स जिसको रिपीट करके वापस मिलेगी। ये एक पल्स हो गया, फिर ये दूसरा पल्स, फिर ये तीसरा पल्स, तो दिस इज़ 1 पल्स, इसका टाइम पीरियड 1। ये एक पल्स का टाइम पीरियड 2। ठीक है, टाइम पीरियड का रेशियो 2:1, फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2, बिकॉज टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्स। सो आपका आंसर 1। ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। या दीज आर द फॉर्मूलाज जो भी हमने स्टडी किए, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दिस इज द बेसिक फैक्ट that is important. This we have already seen. This is the formula for velocity of mechanical waves on a string, root t by mu. Last class में हम study कर चुके हैं इसे। okay? ये पूरा कैलकुलेशन भी किया था। so before थोड़ा सा और डिस्कशन बचा है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये वाले पार्ट में ना क्वेश्चंस थोड़े इजी ही रहेंगे। ओके, एक क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये मेरे को याद दिलाना, इसको ना मैं डिस्कस करूँगा, पहले इंटेंसिटी कर ले। अभी हमने बात की तो
या ओके, यहाँ तक किया था हमने कल. नेक्स्ट, या लेट अस डू दिस. वो फॉर्मूला बस पुट कर दो वैल्यूज. लीनियर मास डेंसिटी को म्यू भी बुलाते हैं, लैम्डा भी बुलाते हैं. सो पावर इज प्रपोर्शनल टू वेलोसिटी. वेलोसिटी कैसे मिलेगा? रूट टी बाय लैम्डा. इट इज़ प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. थोड़ा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, जस्ट बेसिक फॉर्मूला. ठीक है, ये फॉर्मूला म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी हाफ. So what is more important than remembering this formula is to remember power is proportional to amplitude square, proportional to velocity, proportional to frequency square, in that order. ये याद रखो आप. बाकी ये हाफ म्यू अगर आप फर्स्ट रीडिंग में नहीं याद रखोगे ना चलेगा, लाइक इट्स बेसिक मेमोराइजेशन करना है. बट ये रिलेशनशिप्स आप याद रखो, जो रिलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. इज दिस क्लियर? जल्दी से आंसर बताओ. सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे ये पार्ट के, बिकॉज फार्मूला बेस्ड पार्ट है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी? 25/4. लेकिन फ्रीक्वेंसी का रेशियो भी तो निकालना है. फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है? 1:2. सो स्क्वायर. देखो ये वाली जो वेव है इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड का रेशियो, दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो है 2:1. ब्लू वाले का वेव 1 का टाइम पीरियड इसका डबल हुआ. सो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है 1:2. ये रहा. एम्पलीट्यूड का रेशियो 5:2 और फ्रीक्वेंसी का रेशियो स्क्वायर 1:4. सो दिस इज योर आंसर. ओके, सिमिलर क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड एकदम. साइनोसॉइडल वेव्स, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इन एम्पलीट्यूड, लीनियर मास डेंसिटी दिया है, मैक्सिमम पावर इट कैन डिलीवर इज 300. पावर का फॉर्मूला, पावर का वैल्यू दिया है, स्ट्रिंग का टेंशन दिया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग रूट टी बाई म्यू लगा के. ठीक है, पावर का फॉर्मूला पता है आपको, तो बाकी सब दिया है, बस म्यू ओमेगा निकालना है. ओमेगा ऐसे हो गया. मैक्सिमम पावर दिया हुआ है 300 वॉट. ठीक है, उसको पुट करके आपका आंसर आ जाएगा. ओके, देयर आर टाइपो. हाँ, चलो
ओके या सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. इसको ना मैं आपको चैप्टर के ना पहले सारा डिस्कशन कर ले, उसके बाद ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं. सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड स्टैंडिंग वेव्स का जो पार्ट है. सो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन स्टडी करना है. एक वेव आके ऐसे टकराती है, तो अगर ये जो वॉल है वो रिजिड वॉल है, ये वेव टकराने के बाद रिफ्लेक्ट भी होती है और इन्वर्ट भी होती है. और अगर ये जो मीडियम है ये ज़्यादा डेंस नहीं है, अगर ये मीडियम मोर डेंस है, ये लेस डेंस है, तो यहाँ क्या होता है ना, ये वेव इन्वर्ट नहीं होती, रिफ्लेक्ट हो जाती है. लेकिन ओके ये वेव इन्वर्ट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. सो जैसे यहाँ पे आपकी वेव आके टकरा रही है, अगर इसका जो सेकेंड एंड है वो इतना डेंस नहीं है, फ्री टू मूव है, और अगर ये वाला एंड आपका फिक्स्ड एंड है, दीवार है जैसे, वेव टकराने के बाद इन्वर्ट भी हो जाती है. ओके व्हेन द वेव स्ट्राइक्स द वॉल. ओके फ्री एंड और रिजिड एंड के बोला नहीं. फ्री एंड क्या होगा, ट्रैम्पोलिन जैसा होता है. क्या फ्री एंड क्या होगा. ये जो बेसिकली क्या हो रहा है ना, इमेजिन करो ये दो रस्सी के पीसेस हैं ऐसे, ये एक रस्सी है, ये ज़्यादा रिजिड है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये हल्की सी रस्सी है थोड़ा सा. तो क्या होगा, अगर एक वेव यहाँ पे आती है ना, ये जब टकराती है तो दो चीज़ें होती है. ये वेव टकराने के बाद एक रिफ्लेक्टेड पल्स निकलती है और एक ट्रांसमिटेड पल्स निकलती है. थोड़ी ट्रांसमिट होती है, थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है. जैसे लाइट आ रही है, लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट भी होती है और ट्रांसमिट भी होती है ना. आप घर से बाहर का भी देख सकते हो और अपना रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो. तो ना हर वेव ना थोड़ा रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ा ट्रांसमिट होती है. तो यहाँ पे ट्रांसमिशन वाला पार्ट नहीं बताया, बस रिफ्लेक्शन वाला बताया ऐसे. सो अगर ये इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद इन्वर्ट भी हो जाती है. इज दिस क्लियर? या दिस हैज़ टू डू विद रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज समथिंग कॉल्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. ओके तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सपोज मेरे ना ये वेव की पल्स जो है वो सपोज 1 यूनिट है, ठीक है, इसकी पल्स, इसकी हाइट है 3 यूनिट्स. तो जब ये दोनों टकराएंगे और पास करेंगे, डू यू नो व्हाट विल हैपन? सबमर्ज हो जाएगी. ठीक है, क्या होगा, रिजल्टेंट वेव कैसी दिखाई देगी? दोनों की इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी. एंड आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, देखो क्या होता है, ये जब वेव टकराती है, क्या हुआ, क्या हुआ, सो द वेव्स पास थ्रू ईच अदर. वेव्स ना लिटरली दे लाइक गोस्ट, दे पास थ्रू ईच अदर, है ना. वेव्स आर अनलाइक पार्टिकल्स. पार्टिकल्स एक दूसरे के थ्रू पास कर सकते हैं? नहीं, वो कोलाइड होके वापस चले जाते हैं. वेव्स आर अनलाइक पार्टिकल्स. देयर आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स इन फिजिक्स, वेव्स एंड पार्टिकल्स. आपने देखा है केमिस्ट्री में पार्टिकल वेव डुअलिटी ये सब. तो पार्टिकल्स और वेव्स ना दो बहुत अलग डिस्टिंक्ट चीज़ है. पार्टिकल्स पार्टिकल्स कैनॉट पास थ्रू ईच अदर. ठीक है, लाइट अगर पार्टिकल होती तो वो विंडो के थ्रू लाइट आ पाती? नहीं. लाइट का जो नेचर होता है वो वेव बिहेवियर होता है. ओके, वेव्स कैन पास थ्रू ईच अदर. ठीक है, इस तरह से वेव निकल गई सीधा. सो ये होता है. एंड व्हेन दे आर मीटिंग, एट द मोमेंट ऑफ मीटिंग दे ऐड. इन दिस केस दे ऐड टुगेदर. अगर मैंने ये वेव पल्स को उल्टा कर दिया होता एग्जैक्टली, तो अब क्या होगा, ये दोनों मीट करेंगी और क्या होगा, देखो रिजल्टेंट पल्स देखना कैसी होगी. देखा ये इंटरवल पे, एट दिस इंटरवल दे कैंसिल ईच अदर आउट. तो ना अगर मैं टाइम को रन करूं, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे देखते हैं. ठीक है, देखो क्या होगा. तो जब वो इंटरेक्ट कर रही है तब बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, बट बिफोर एंड आफ्टर बिहेवियर इज वेरी सिंपल. द मोमेंट ऑफ इंटरेक्शन बिहेवियर इज समवॉट कॉम्प्लेक्स. दो वेव आ रही है, they are equal and opposite, and when they interact they
cancel each other out for an instant and then they okay. So यहाँ पे the behavior is थोड़ा complex. इसको ना थोड़ा simple form में analyze करते हैं square waves को consider करके. Suppose if we have square wave pulses like this, ठीक है. So we have two pulses like this. आप नीचे देख सकते हो इसका, तो थोड़ा सा पल्सेस को आगे बढ़ाते हैं. ये पल्स ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है. अब ये दोनों टकराएंगी, ठीक है. नीचे एक्चुअली में आपको दिखाई देगा नीचे क्या हो रहा है. अब आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हुआ. यहाँ पे देखो टकराने के जस्ट पहले देखो क्या था. देख रहे हो क्या हो रहा है. क्या होगा, ये गायब क्यों हो गया. कैंसिल आउट हो रहा है. देख रहे हो ये ब्लू वेव और ये ऑरेंज वेव एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं इस रीजन में. फिर इस पॉइंट पे दे कंप्लीटली कैंसिल ईच अदर. दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और एडिशन ऑफ वेव्स. एडिशन ऑफ वेव्स का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको बस वेव्स को ऐड करना है. लिटरली ढंग से बैठो आप लोग, सिट प्रॉपरली. वेव्स को लिटरली ऐड करना है, ठीक है. ब्लू वेव और रेड वेव को ऐड कर रहे हैं हम लोग ऑरेंज को. समझ में आया. इसके बाद ये वेव ऐसे हो गई. इज दिस क्लियर. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. हाँ, अब थोड़ा सा इसको 1 यूनिट ले लेते हैं जस्ट टू सी. एंड बेसिक एडिशन से आपको बेसिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा. इसको पास लाते हैं. या दिख रहा है ऐसा क्यों हुआ. यहाँ पे कितना है वेव, 2 यूनिट्स, ठीक है. ये 1 1. यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 4 + 2. सो 1 2 3 4 5 4 + 1 है ना. ब्लू वाला कितना है 4 यूनिट्स और ये कितना है 1 यूनिट. तो यहाँ पे दोनों का एडिशन होके 5 यूनिट्स हो गया. ये वाले पोर्शन में बस ब्लू ही है 4 यूनिट्स, तो यहाँ 4 यूनिट्स. दिस इज कॉल्ड एडिशन. वेव्स लिटरली ऐड कर देना है उनको, ठीक है. इमेजिन करो अगर ब्लू वाली नहीं होती तो सिर्फ ऑरेंज होती, कितना होता 1. और अगर ऑरेंज नहीं होती सिर्फ ब्लू वाली होती तो 4. तो दोनों के प्रेजेंस में ऐड कर देना एक दूसरे को. हाँ, एम्पलीट्यूड, वेव की हाइट, एम्पलीट्यूड नहीं, वेव की हाइट जो भी है, ठीक है. एम्पलीट्यूड मैक्स हाइट होती है, यहाँ हम हाइट ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे देख रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, पूरी की पूरी वेव ऐड हो गई है यहाँ पे ऐसे, ठीक है. ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है. इस तरह से होगी आपकी जो फाइनल वेव होगी. देखो कैसे अजीब सी लग रही है, ऐसे जाएगी. दिस इज कॉल्ड वेव सुपरपोजिशन, वेव एडिशन, ठीक है. ये क्लियर हो गया. एक आखिरी देख लेते हैं जस्ट फॉर, ठीक है. या देखो ऐसे होगी वेव, ऐसे आ रही है, ओके. थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, बट यू जस्ट हैव टू ऐड देम, ठीक है. अब हम लोग ना ये वेव पल्सेस को समझ गए, बेसिक आइडिया समझ गए क्या हो रहा है. अब हम लोग एक्चुअल वेव्स पे आते हैं जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव का सुपरपोजिशन. अब हमारे पास यहाँ पे 2 वेव है. ये रेड वेव वाली जो वेव है ये लेफ़्ट टू राइट जा रही है. या दिस वेव इज मूविंग राइट टू लेफ्ट, रेड वाली, और ब्लू वाली लेफ़्ट टू राइट जा रही है. अब ना ये दोनों वेव्स को हम लोग ऐड करने वाले हैं, सुपरपोज करने वाले हैं. और रिजल्ट देखते हैं क्या होता है. जब 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग वेव्स इंटरफियर करती है, सुपर इम्पोज करते हैं, तब रिजल्टिंग वेव ऐसी होती है. इसे बोलते हैं स्टैंडिंग वेव. ये भी वेव ही है, ये भी वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है. स्टैंडिंग वेव सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक ही जगह पे है. तो गिटार में जो वेव्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, इस तरह की स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होती हैं. इज दिस क्लियर. these are the kind of waves that are created. So इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, ये देखो ये दोनों वेव जो अब दिख रही है ना, इन दोनों को ऐड करके ये वेव का पैटर्न बना है. तो इसको थोड़ा सा सिंपल करके देखते हैं. देखो क्या हो रहा है, जब ये रेड और ब्लू वेव्स इस पोजीशन में क्या हो रहा है, वो दोनों ऐड हो रही हैं एक ही डायरेक्शन में. तो रिजल्टिंग वेव जो है ये आपकी रिजल्टिंग वेव होगी. इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. दे आर इंटरफियरिंग कंस्ट्रक्टिवली. और अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे फिर क्या हो रहा है, ये दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस आ रहा है. द करेक्ट वर्ड इज फेज डिफरेंस. थोड़ा ना फेज अलग है ये दोनों वेव्स का. यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों वेव का फेज डिफरेंस ना पाई है.
तो जब आप इन दोनों वेव्स को ऐड करोगे दे विल कंप्लीटली कैंसिल ईच अदर आउट। इज दिस क्लियर? आपका ये पैटर्न होता है, इस तरह से ना वेव्स क्रिएट होते हैं। धीरे धीरे टाइम बढ़ा रहा हूँ, तो ये वेव अपने मैक्स पे जाएगी, ये वेव अपने मैक्स पे जाएगी, फिर वापस आएगी। Is this clear? Yes. So these are the waves that are created, also known as standing waves. और अगर ये दोनों वेव्स का डायरेक्शन मैं सेम ही कर देता, अगर सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, देन दे विल जस्ट ऐड टुगेदर, सिंपल एडिशन हो जाता। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जा रही है तब सुपरपोजिशन होता है, स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होती है। ओके